ठीक है, तो 5 न्यूटन फोर्स लगाई आपने, तो 5 न्यूटन फोर्स की एक डायरेक्शन होगी कि आपने लेफ्ट किस किस डायरेक्शन में लगाई है। ठीक है, तो ये एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फोर्स की, फोर्स जो होती है उसकी एक डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, अब फोर्स किससे मिलके बनता है? फोर्स मिलके बनता है मास इनटू एक्सेलरेशन से। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो मास, इसमें मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई कितना भारी चीज है, उसके अंदर कितना मैटर है, वो उसको कहते हैं मास। तो मास जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन। लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो जब एक क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो और जिसकी डायरेक्शन हो, दोनों आपस में मिल जाए, तो उससे जो नई क्वांटिटी बनेगी फोर्स, उसकी डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरह से एक चीज होती है स्पीड, कि कितनी मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम चल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूँ, मेरी कार चल रही है सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये जो स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड, ये एक मैग्नीट्यूड हो गया 20। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरी गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी मैंने बता दी, तो अब ये स्पीड नहीं होगी, अब ये होगी वेलोसिटी। क्या होगी ये? वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क समझ आया? अगर स्पीड की डायरेक्शन होती है, मतलब डायरेक्शन भी हो जाए, जैसे प्लेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो वेलोसिटी होती है। और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, घूम रहा है, मतलब कैसे भी घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूमे चाहे कैसे भी करे, तो वो जितने मीटर एक सेकंड में कवर करेगा वो उसकी स्पीड होगी। इसी तरह से अगर मैं आगे बात करूं तो एक होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, चाहे ऐसे 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 कैसे भी, तो ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा, कि आपको इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, और आपको सीधा ही जाना है। सपोज करो आपको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, मान लेते हैं आपको इंडिया से ईरान जाना है, तो आप यहाँ से हैं, यहाँ से ऐसे जाएंगे और आप सीधा ऐसे होते हुए जाएंगे ईरान। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि दो डायरेक्शन वाली चीज को एक साथ मिला दिया, तो उससे कैसी क्वांटिटी बनेगी? जैसे मान लेते हैं मैंने, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स के साथ साथ मैंने डिस्प्लेसमेंट भी मिला दिया, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो चीजों की डायरेक्शन होती है, इसकी भी डायरेक्शन है, इसकी भी डायरेक्शन, तो ये तो आपस में लड़ाई हो जाएगी ना, इनमें झगड़ा हो जाएगा कि भाई किसकी डायरेक्शन। तुम्हारी वाली डायरेक्शन जो, मतलब जो भी इन दोनों को मिला करके आंसर आएगा, इन दोनों को मिला करके फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आता है वर्क डन, वर्क डन। तो अब सवाल होगा कि यार इस वाले की डायरेक्शन पे माने कि इस वाले की डायरेक्शन पे माने। तो झगड़ा खत्म करने के लिए बोल दिया गया कि भाई ना ही तो तुम्हारी डायरेक्शन मानी जाएगी, ना ही तुम्हारी डायरेक्शन मानी जाएगी। हम बोलेंगे कि वेक्टर, वर्क डन जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। यानी जब ऐसी दो क्वांटिटीज मिल जाएं जिसमें, यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर मिल जाए, वेक्टर इनटू वेक्टर हो जाए, तो उससे जो नई क्वांटिटी बनेगी वो होगी स्केलर क्वांटिटी। समझ आया? लेकिन जब एक स्केलर इनटू वेक्टर मिल जाए, तो उससे जो बनेगी वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, क्योंकि स्केलर के पास तो डायरेक्शन है नहीं, इसके पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है। तो इसकी अब झगड़ा नहीं होगा, अब किसी एक के पास ही डायरेक्शन है, तो जो आंसर आएगा वो जो आंसर आएगा, वो जो मतलब जो भी इसका आंसर होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मास इज अ कंटेंट, कि आपके अंदर कितना मैटर है, वो उसको हम लोग बोलते हैं मास, कितना केजी मैटर है उसको मास बोलते हैं, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर आपने मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन हैज डायरेक्शन। तो ये क्या होगा? इट वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होगा।
समझ आया? इसी तरह से अगर सपोज करो वेक्टर को हम डिवाइड करें वेक्टर से तो स्केलर आएगा, और वेक्टर को डिवाइड करो स्केलर से तो वेक्टर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी हो गई हमारे पास फोर्स, ठीक है, या फिर मैं ले लेता हूं लेट्स सपोज करो वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर गिव्स यू वेक्टर। इसका एग्जांपल, हाँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी अभी मैंने बताया वेक्टर होता है, और इसको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम इज स्केलर, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये तुम्हें एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा ये? एक्सेलरेशन देगा। सो एक्सेलरेशन की 5 डायरेक्शन होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर है। क्योंकि वेलोसिटी मैंने बताया था, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? स्पीड मतलब ऐसे ऐसे करके कहीं भी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे हैं, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन में चलोगे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो डायरेक्शन भी होगी इसकी, ठीक है। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी की क्या है? डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स यू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर, ठीक है। अभी अगर मैं फोर्स मान लेते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर, मान लेते हैं फोर्स। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल में एक एक्सेप्शन ये है प्रेशर का, प्रेशर का एग्जांपल है। वेक्टर में प्रेशर होता है, लेकिन एरिया, एरिया क्या है? एरिया की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती, एरिया क्या है? सपोज करो मुझे इसका एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो एरिया क्या होगा? एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एरिया तो सिंपल सी चीज है भाई, किसी भी चीज का एरिया निकालना डायरेक्शन थोड़ी होगी, तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। और प्रेशर और फोर्स जो है, फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो होता है प्रेशर। अब प्रेशर जो है, प्रेशर की डायरेक्शन तो होती है कि इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर। मान लेते हैं कोई बलून है, उसके अंदर कोई मतलब गैस भरी हुई है, तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर लगेगा, प्रेशर जो लगता है वो ऑलवेज सरफेस ऑफ कांटेक्ट की परपेंडिकुलर लगता है, तो डायरेक्शन तो है, लेकिन चारों तरफ है। अगर पूरे में देखेंगे कि पूरे में तो किसी एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी, मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा, इस पॉइंट पे प्रेशर की डायरेक्शन क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। लेकिन अगर मैं पूरे की प्रेशर की डायरेक्शन, ओवरऑल इस कंटेनर के अंदर प्रेशर की डायरेक्शन क्या है, तो ओवरऑल तो सभी तरफ है। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं? टेंसर। टेंसर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मतलब सभी तरफ डायरेक्शन होती है। ये इसमें एक्सेप्शन समझ लो, एक्सेप्शन प्रेशर का। तो वापस आते हैं हम लोग थोड़ा सा फिर स्केलर और वेक्टर पर एक बार फिर से। स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज वो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो जाए, जैसे एरिया, जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर, जैसे डेंसिटी, डेंसिटी गाढ़ापन कोई चीज कितनी होगी, मास, ठीक है, और तुम्हारा मास हो गया, और स्पीड, स्पीड हो गई तुम्हारी, और डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये सब स्केलर है। वेक्टर में तुम्हारा आ जाएगा, जैसे वेक्टर में जिसकी डायरेक्शन होती है, जैसे फोर्स, इसमें ऊपर एक वर्क डन भी है, वर्क डन, वर्क डन फोर्स, ठीक है। और जैसे एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वेट, अच्छा वेट और मास में फर्क है। वेट क्या होता है और मास क्या होता है? वेट होता है वो फोर्स जिससे कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और वो होता है वेट इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू स्मॉल जी। यानी वेट जो होता है वो कितना होता है?
वेट होता है फोर्स विद विच, यानी वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट क्या होता है, वेट होता है फोर्स, वो फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ। जब फोर्स आ गया तो मतलब फोर्स है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो उसी तरह से वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू, सॉरी, वेट इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ कि मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मास तो की यूनिट क्या हो गई m, और एक्सेलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी की होती है स्मॉल g, यानी जिसकी वैल्यू होती है 9.8। सो इसकी जो वेट की यूनिट होती है वो केजी नहीं होती, कई बार हम लोग को लगता है वेट की यूनिट होती है न्यूटन, मास की यूनिट होती है केजी, मास की यूनिट होती है केजी। समझ आया सैफ? हाँ, स्केलर, एक और एक बार समझे आप, ये वाला ही ये वाला वेट। वेट जो होता है वो एक फोर्स होती है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वेट जो है वो वेरी करता है, वेट नॉर्थ पोल पर अलग होगा, साउथ पोल पर अलग होगा, नॉर्थ पोल पर अलग होगा, इक्वेटर पर अलग होगा ऑब्जेक्ट का, मून पर वेट अलग होगा हमारा, यहाँ पर वेट अलग है, क्योंकि मास इनटू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू अगर बदलेगी तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, पूरा प्रोडक्ट, लेकिन मास कांस्टेंट होता है, मास कभी नहीं बदलता। मास एक मास एक स्केलर क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अच्छा, वेट, वेट क्योंकि एक फोर्स है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, तो इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए यहाँ आसमान है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए यहाँ आसमान है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए यहाँ आसमान है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए इधर। तो सब चीजें इधर, बस जो चलेंगी वो ऐसे चलेंगी, ट्रेन जो चलेगी इसमें ऐसे चलेगी, क्योंकि ये इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है, वेट की जो होती है वो डायरेक्शन होती है, और वेट जो होता है एक फोर्स होती है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। जबकि मास जो होता है वो कांस्टेंट इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर की, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी से बोरो नहीं की गई, मतलब वो खुद की हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मास मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मास क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी खुद की प्रॉपर्टी है उसकी, किसी से बोरो नहीं की गई है। जबकि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, फोर्स जो है या वेट जो है वो वेरिएबल है। आपका वेट यहाँ पर जितना होगा उसका उसका 1/6 होगा मून पर, यानी अगर आपका वेट सपोज करो यहाँ पर 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन है, तो मून पर जाकर के सिर्फ 100 न्यूटन रह जाएगा। तो खैर वेट की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो जरा ये लिख लो, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, फटाफट से लिखो। Those physical quantities which has magnitude only and no specified direction is called scalar quantity. Example: temperature, mass, density, speed, distance. और जब हो जाए लिख लो बेटा तो बता देना, ओके। ओके।
सर हो गया। ओके चलिए, तो समझ आया ये? हाँ सर। चलो, ओके। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज खाली यही नहीं होती कि वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो मतलब एक चीज होती है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन को फॉलो करती हैं और डू नॉट ऐड बाय सिंपल एडिशन रूल, मतलब सिंपल एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है और 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगी, उसकी डायरेक्शन ना ही तो इसकी तरफ होगी और ना ही इसकी तरफ होगी, इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो एक तो डायरेक्शन चेंज हो गई, और दूसरा इन दोनों को मिला करके इसकी जो फोर्स होगी वो 10 न्यूटन नहीं होगी। ठीक है, वो 10 न्यूटन नहीं होगी, इट विल बी 5√2 न्यूटन, 5√2 न्यूटन होगी फोर्स। सो ना ही तो आप 5 5 ऐड करके 10 को फॉलो कर रहे हैं। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना, बस एक स्टेटमेंट लिखना है तुम्हें कि दिस वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको एक स्टेटमेंट को लिख लो और फिर इस पर बेस्ड हम लोग आगे चलते हैं। जब हो जाए बता देना। बस ऊपर की 2 लाइन ही लिखनी है। ओके, हाँ ओके सर। हो गया। हाँ हाँ। चलो, अभी हम लोग थोड़ी सी इस पर और डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन की फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है। ओके, 5 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। मान लेते हैं एक छोटा बेबी है या बच्चा है कोई भी, उसने या दो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक रोप है जो कि इस तरह से बंधी हुई है और इस शेप में, और यहाँ पर एक बॉल रखी हुई, इस जगह एक बॉल रखी हुई है, और यहाँ से एक बच्चा इसको इस तरफ खींचता है और एक बच्चा इसको इस तरफ खींचता है, दोनों सेम फोर्स से खींचते हैं। तो जाहिर सी बात है ये बॉल ना ही तो इसकी तरफ जाएगी और ना ही ये इस बच्चे की तरफ जाएगी। किस तरफ जाएगी? इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। समझ आया? समझ आया? हाँ सर। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो गई है, ना ही तो उसकी तरफ और ना ही, तो सिंपल एडिशन रूल तो है नहीं। और दूसरा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ये जो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी वो 5√2 न्यूटन होगी। 5√2 न्यूटन जितना। अब ये कैसे होगी 5√2 न्यूटन? दैट अभी हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं, और एक और चीज मतलब कॉस, जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, तो वहां पर ये मैं समझाऊंगा कॉस थीटा वाला केस। अभी फिलहाल इतना ही याद रखो कि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। दूसरा क्या है, अगर सपोज करो एक बच्चे ने फोर्स 5 न्यूटन की इस डायरेक्शन में लगा दी है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दी है 5 न्यूटन की, तो रिजल्टेंट फोर्स 5 5 मिलके 10 नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली तो मैग्नीट्यूड तो ऐड होता है। अब मान लेते हैं 5 मीटर आप इस डायरेक्शन में चलें और 10 मीटर आप इस डायरेक्शन में चलें और 10 मीटर आप इस डायरेक्शन में चलें, तो आप अगर अगर आप स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर रहे होते तो आप आपका जैसे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट आप सॉरी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे होते, तो आप 10 इधर और 10 इधर मिला करके 20 आपका 20 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होता बोलो? अगर 10 मीटर आप इस डायरेक्शन में गए और 10 मीटर आप वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो जी। 0 हो गया। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन पर बेस्ड एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। अगर सेम डायरेक्शन में अगर आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है और एक और 5 न्यूटन की फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा दी, तो आपको 10 न्यूटन की फोर्स मिलेगी सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपने अपोजिट में लगा दी तो आपकी 0 न्यूटन हो जाएगी फोर्स।
इसका मतलब अगर आपने किसी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है, किस मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिया है, तो वेक्टर क्वांटिटीज में अपोजिट डायरेक्शन में वही चीज नेगेटिव लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसको यूज किया जाता है। मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आने वाला है, तो ये मैं तुम्हें भी समझा देता हूँ। क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है नॉर्मली ऐड नहीं होगी, इसमें प्लस और माइनस होगा। प्लस और माइनस क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो जितना है उतना ही रहेगा। सो मान लेते हैं अगर हम लोगों ने कोई बॉल को ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकने पर उसकी वेलोसिटी लगातार कम होगी, मतलब घटेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के बिल्कुल जीरो हो जाएगी। मान लेते हैं मैंने कोई 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज को ऊपर फेंका, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के यहाँ पर ये रुक जाएगी और यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाएगी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, जो शुरुआत में फेंकी है। सो यहाँ पर हम लोग जो g की वैल्यू लेंगे वो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट होती है, जैसे डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की सेकंड्स होती है। इसी तरह से एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग, अगर ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसको स्मॉल जी से लिखते हैं और उसको हम लोग माइनस लेंगे। अगर यही बॉल ऊपर से नीचे आ रही होती तो हम लोग इसको जी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव 9.8 लेंगे। समझ आया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डायरेक्शन चेंज होने से प्लस और माइनस हो रहा है, और ये इंपॉर्टेंटली हम लोग को बहुत मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। तो स्केलर क्वांटिटीज में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में प्लस माइनस होता है। समझ आया? ये वाला एक बार समझा। एक और बारी समझा देता हूँ हाँ कि जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जैसे हम लोग को निकालना होगा, हम लोग को जरूरत पड़ेगी, अभी जब तुम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमारी अगर हमने कोई चीज ऊपर को जाने के लिए नेगेटिव ली है, और ये नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि स्पीड घटती है जब कोई चीज ऊपर फेंकोगे, तो हम लोग, ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से हो जाए, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। माइनस का जी इज इक्वल टू 9.8। लेकिन अगर उसी प्रॉब्लम में, मतलब उसी में या दूसरे में, किसी में भी, अगर हम लोग को नीचे आ रही है कोई चीज, तो उसमें स्पीड लगातार बढ़ेगी। तो उसमें स्पीड बढ़ेगी जब कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकते स्पीड लगातार बढ़ती है। यहाँ पर सबसे कम होगी, यहाँ पर सबसे मैक्सिमम होगी जब वो टच करेगी ग्राउंड को। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन यानी जी की जो वैल्यू लेंगे हम, वो प्लस 9.8 लेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, और जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस का 9.8 लेंगे। क्योंकि g एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में प्लस और माइनस इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को, और ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड भी इसका माइनस का 9.8 होगा और इसका प्लस का 9.8 होगा। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो ये तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी ये चीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 मीटर ऐसे गए, तो आपने अगर ऐसे जाने वाला डिस्टेंस 10 मीटर पॉजिटिव लिया है, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आप वापस आने वाला जो डिस्टेंस होगा वो माइनस का 10 मीटर लेंगे, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब ये जीरो हो जाएगा। इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि आपने जितना चला उतना वापस। समझ आया? सो मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें अगर ऐसे जाने वाला पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला माइनस में लेना पड़ेगा। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेता हूँ यहाँ पे, कि मान लेते हैं, सपोज कीजिए आप 100 मीटर ऐसे गए और आप 200 मीटर ऐसे गए। सपोज कीजिए आप 200 मीटर ऐसे जाते हैं, फिर आप इधर को ये 200 मान लेते हैं, ये आप 50 मीटर नीचे को आते हैं, फिर आप ऐसे 100 मीटर जाते हैं, फिर आप नीचे आते हैं 300 मीटर। मान लेते हैं आप नीचे आते हैं 300 मीटर, ठीक है, और फिर आप ऐसे 100, 300, और फिर आप ऐसे आते हैं 150 मीटर। मान लेते हैं ये आप 150 मीटर आ रहा है, 150 मीटर। तो अगर मैं आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोलूंगा कि डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस में आप क्या करेंगे, ये ऐड 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 करेंगे, और आप टोटल निकाल लेंगे। यानी डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा बेटा,
दैट वुड बी इक्वल्स टू 100 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 300। सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1 2 3 3 एंड 3 6 617 750 मीटर हो गया। तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं पड़ा क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटीज में कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो जैसे यहाँ पर ये 100 है ऊपर को जाने के लिए, आपने मान लेते हैं आपने प्लस 100 लिया ऊपर जाने के लिए सपोज, तो आप जब इसमें ये वाला 50 ऐड करेंगे तो ये नीचे को आने के लिए तो उसको -50 लेंगे। और अच्छा आप ऊपर ऊपर की डायरेक्शन वाले में से नीचे आने वाले डायरेक्शन को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ऊपर जाने वाले में इधर जाने वाला ऐड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ऐड दिस, मतलब आप 100 में 200 ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। समझ आया? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वाले में हॉरिजॉन्टल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है और वर्टिकल वाले में वर्टिकल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो पहले हम लोग वर्टिकल और वर्टिकल वाला ले लेते हैं। 100 प्लस हो गया, फिर 150 नीचे हो गया माइनस का, फिर आपने 300 और नीचे को आए माइनस, मतलब ये वाले के बाद आप 300 और नीचे आए तो माइनस का 300 और ले लीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, दैट वुड बी 350 माइनस 100, दैट वुड बी माइनस का 250। माइनस का 250 आ गया, यानी आप -250 अपनी मेन पोजीशन से नीचे पहुंच गए हैं। जहां से भी आपने स्टार्ट किया था वहां से आप उस मीन पोजीशन से 250 मीटर नीचे हैं। ठीक है, अब आप 200 मान लेते हैं, आप ऐसे डायरेक्शन में जाने वाले में 200 आप इधर गए, फिर आप 100 और गए, फिर आप 100 और गए, सॉरी, तो फिर ये भी मान लेते हैं ऐसी वाले में आपने इधर जाने वाले में आपने प्लस का लिया है तो प्लस का 200, फिर इधर जाने में फिर से प्लस का 100, फिर वापस जब आप आएंगे हॉरिजॉन्टल है, देखो ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी तो हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल ऐड किया है तो माइनस करेंगे क्योंकि आप वापस आ रहे हैं तो माइनस का 150 करेंगे और अब ये कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 100 एंड 100 200 300, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस का सॉरी प्लस का 300 150 बचेगा, प्लस का 150। सो मान लेते हैं आप अपनी मीन पोजीशन ये है, अब आपने ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव लिया था तो नीचे जाने के लिए आप माइनस में, यानी कि आप अपनी मीन पोजीशन से -150 यानी 250 नीचे, यानी आप 250 मीटर नीचे हैं और 150 मीटर ऐसे हैं। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे बना लीजिए इसको कि आप अपनी मीन पोजीशन आपने ये ले ली तो आप इधर को 150 मीटर पॉजिटिव में हैं अपनी मीन पोजीशन से और आप 250 मीटर नीचे हैं अपनी मीन पोजीशन से। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके इसका अंडर रूट करके निकाल लीजिए जैसे मैंने सिखाया था, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो खैर ये तो एक टेक्निकल वो थी चीज है कि वेक्टर क्वांटिटीज में प्लस वाले में प्लस, अगर ऐसे जाने वाले में प्लस है तो वापस आने वाले में आप नेगेटिव लेंगे, ये कंपलसरी है किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज में। आप ये नहीं कि खाली मतलब डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में किसी में भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज अगर आपने जाने में ऊपर पॉजिटिव लिया तो वापस आने में नेगेटिव लेंगे। समझ आया? हाँ सर। समझ आया? हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे जी अगर मैंने ऊपर जाने में नेगेटिव लिया है तो नीचे आने में वही जी पॉजिटिव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वेक्टर क्वांटिटीज का खाली मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने का भी रूल है। तो वो रूल तुम्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं आया तो फिर आप गड़बड़ कर जाओगे। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे आने पर हम लोग को यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलता है। चलो, अब डिस्टेंस को मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तुम जानते हो, मैंने लिखवाया भी है अभी, और डिस्प्लेसमेंट एक फैक्टर क्वांटिटी है। अब देखो समझो यहाँ पे डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव कौन सा हो सकता है, नेगेटिव तो वो होगा ना जो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं 5 मीटर ऐसे गया, 5 मीटर ऐसे गया हूँ और फिर वापस 15 मीटर पीछे को आ गया हूँ, 15 मीटर पीछे को आ गया हूँ। तो मैं अपनी मीन पोजीशन से मैंने माना था कि मैं अपने लेफ्ट में जाऊँ राइट में जाऊंगा तो वो पॉजिटिव होगी और अगर मैं अपने लेफ्ट में जाऊंगा तो वो नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव होगी। तो 5 मीटर में
पॉजिटिव गया हूं और वापस जब आया हूं तो माइनस का 15 मीटर है, तो मेरी पोजीशन क्या होगी? तो 5 5 और 5 में प्लस का 15 ऐड, माइनस का 15 ऐड कर दो तो यू विल गेट माइनस का 10 मीटर। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरी जो डायरेक्शन होगी, अपनी मीन पोजीशन जहां मैंने माना था वहां से, देखो 10 मीटर इधर भी तो हो सकता है, 10 मीटर इधर भी हो सकता है, तो 10 मीटर किस तरफ है? 10 मीटर मैंने जिस तरफ नेगेटिव माना था उसकी तरफ 10 मीटर हूं मैं। तो अगर मैंने लेफ्ट साइड को नेगेटिव माना था तो उस तरफ 10 मीटर हो, इधर की तरफ वाले में 10 मीटर नहीं। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता तो मैं इधर की तरफ होता। समझ आया? समझ आया? हाँ सर। सो नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करते, मैग्नीट्यूड तो यही है, नेगेटिव और पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को। इसमें फिजिक्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज क्या समझनी है? देखो अभी ये तुमने क्या निकाला? डिस्प्लेसमेंट ही तो निकाला है, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकाला है, तो डिस्प्लेसमेंट ही तो -10 आया। और अगर आप 5 जाते हैं पॉजिटिव में और 5 आ जाते हैं वापस में, तो माइनस का 5 मिलके 0 हो जाता। अगर आप जितना जाते उतना ही वापस आ जाते तो फिर 0 हो जाता। तो इस केस में 0 हो गया। पॉजिटिव कब होगा? मान लेते हैं आप 5 मीटर पॉजिटिव गए, बस ये पॉजिटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव इस केस में, 0 जब अपनी मीन पोजीशन पर आ जाए, और पॉजिटिव जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे वापस उस पर ना आए। तो ये पॉजिटिव हो गया। देखो इस कंडीशन में पॉजिटिव हो गया। या वापस अगर 2 मीटर वापस भी आ जाओ, मान लेते 5 मीटर ऐसे गया और 2 मीटर वापस आ गया, तो अभी भी 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही माना जाएगा। ठीक है? सो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है, लेकिन क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? नहीं। इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? इस केस में डिस्टेंस होगा 15 ये वाला, और ये भी प्लस में ही माना जाता है। इसमें कितना होगा? 10। इसमें कितना होगा? 7, 5 + 2 7। तो अलग अलग केसेस में डिस्टेंस कैन, अब 0 कब होगा? डिस्टेंस चले ही ना कोई चीज, वहीं पे खड़ी रहे, तो डिस्टेंस 0। तो डिस्टेंस कैन बी 0, डिस्टेंस कैन बी 0 और पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ आया? हाँ समझ सर। आया? अब आगे समझते हैं यहाँ पे कि, अब ध्यान से समझना, एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट तो भाई मीटर ही है एक तरह से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर क्या करनी है हम लोग को? लेंथ मेजर करनी है ना। अब ऐसा तो है नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ ही तो है ना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। तो वो लेंथ ही तो है ना, लेंथ को मेजर करने में तो मीटर ही होगा, ऐसा थोड़ी ना कि उसको हम लोग किलोग्राम में मेजर कर लेंगे भाई। तो यूनिट तो दोनों की सेम ही है, मीटर, क्योंकि इट इज ऑल्सो मतलब एक चीज, छोटी चीज को मेजर करना, एक बड़ी चीज को मेजर करना, लेकिन मेजर तो लेंथ मीटर में ही होगा ना। तो इसलिए दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, लिख लो फटाफट से।
सर ये डिस्प्लेसमेंट में इट कैन बी -2 0 नहीं हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. दिस इज माइनस वी, दिस इज नेगेटिव माइनस, एंड वी इज नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है. प्लस वी इंडिकेट करता है पॉजिटिव इसको, पॉजिटिव को. ओके. सर हो गया। ओके, चलो. ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे. चलिए, एक क्वेश्चन ये है कुछ इस तरह से. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको बताना है कितना होगा. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यही एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें यहाँ से एक ऐसे एक सेमी सर्कल बना हुआ, दिस इज अ सेमी सर्कल. ओके. और उसके बाद यहाँ से ऐसे एक और सेमी सर्कल है, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे एक और सेमी सर्कल. ओके. तो ये दो सेमी सर्कल हैं. यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 28 मीटर है, या 28 सेंटीमीटर समझ लो. तो जाहिर सी बात है, और ये एक सेमी सर्कल है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक 14 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का भी 14 मीटर है. कोई एक इंसान ए चलता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे हो करके ऐसे आ जाता है. तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? बोलो. 52 मीटर 52 मीटर. कैसे? नहीं वो ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 होते हुए, ऐसे होते हुए ऐसे आ गया. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड when a person starts from A to A. A से A पर आ गया. देखो, पहले ये एक सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है पहले वो निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, बड़े वाला रेडियस. तो पाई कैपिटल आर, क्योंकि 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, तो आधे सर्कल का कितना होगा? 2 से कट कर दो, पाई आर होगा. होगा, बोला होगा कि नहीं होगा? होगा। प्लस, अभी वो यहाँ से आया, अब ये भी एक सेमी सर्किल है, ये भी एक सेमी सर्किल है. ठीक है. सो पाई, अब ये कितना है, ये आर और ये वाला आर बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो ये बड़ा वाला जो सर्किल है उसके लिए जो आर कैपिटल आर है वो होगा 14 मीटर. लेकिन छोटा वाला जो सर्कल है उसके लिए आर जो होगा वो सिर्फ इसका आधा होगा, यानी इस पूरे 14 का आधा.
तो स्मॉल आर होगा हमारा 7 मीटर या 7 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। चलो मीटर ही मान लेते हैं, इसको मीटर ही कर लेते हैं। ओके, सो ये 7 मीटर हो गया। ओके, तो उसके लिए पाई स्मॉल आर प्लस, फिर से 2 पाई आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 तो पूरे सर्किल का होता है, 2 पाई आर आधे सर्किल का कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो तो पाई आर होगा। अब यहाँ से ये भी एक सेमी सर्कल है, तो ये भी कितना होगा, पाई आर होगा। ये भी एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस कितना होगा, 7 ही होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा 14 है। सो पाई तीनों में से कॉमन ले लो, कैपिटल आर प्लस एक आर इसका बचेगा और एक आर इसका बचेगा। सो पाई आर प्लस 2 आर, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, पाई होता है 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू है 14, स्मॉल आर की वैल्यू है 2 × 7। तो पहले प्रोडक्ट करोगे, 22/7 इंटू 14 की वैल्यू कितनी है, 14 तो 14 रहेगा, प्लस 2 × 14, फिर ऐड होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है पूरा, तो दोनों ऐड करके 28 हो जाएगा। तो 22/7 इंटू 28, कट कर दो, 7 1 जा 7 4 जा, कितना रहेगा, दोनों को मिला दो, कितना जाएगा, 22 × 4, दैट इज 88। समझ आया, 88 मीटर चलेगा। गॉट इट। हाँ हाँ। कॉपी कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डन, सेफ हो गया। एक मिनट सर, एक हाँ सर हो गया। हो गया ना।
अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग को पढ़ने हैं, ग्राफ्स हम लोग को पढ़ने हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, फिर उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सब हम लोग को